हेलो और स्वागत है आज के इस एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसी जबरदस्त जर्नी पर निकलने वाले हैं जो इंडियन स्टॉक मार्केट की शानदार रेजिलियंस और उसके पूरे ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। ये एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है कि कैसे हमारा मार्केट हर मुश्किल से टकरा कर आज इस मॉडर्न मुकाम तक पहुंचा है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले एक बड़ा सवाल। 19वीं सेंचुरी में एक बरगद के पेड़ यानी बैनियन ट्री के नीचे होने वाली एक छोटी सी इनफॉर्मल ट्रेडिंग से लेकर आज का ये मैसिव मल्टी ट्रिलियन डॉलर डिजिटल फाइनेंशियल इकोसिस्टम आखिर हुआ कैसे? ये कोई मैजिक नहीं था, बल्कि एक बहुत लंबा और उतार चढ़ाव से भरा एक अनोखा सफर रहा है। आज हमारी इस चर्चा में हम इन 6 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। रूट्स अंडर द बैनियन ट्री से लेकर आज के मॉडर्न रिटेल बूम तक हम इस पूरे एवोल्यूशन को कवर करने वाले हैं। पहला भाग, रूट्स अंडर द बैनियन ट्री। अगर हम बिल्कुल शुरुआत पर नजर डालें तो इसकी बुनियाद पड़ी 1850 में, जब पहले कंपनी इनकॉर्पोरेशन लॉज आए। उसके बाद 1875 में एशिया के पहले स्टॉक एक्सचेंज BSE की स्थापना हुई। फिर मार्केट ने 1929 का ग्रेट डिप्रेशन झेमा और आखिरकार आज़ादी के बाद 1956 में SCRA कानून के जरिए पूरे मार्केट ऑपरेशंस को फॉर्मलाइज किया गया। एक सॉलिड फाउंडेशन तैयार हो रही थी। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पता है क्या है? ग्लोबल इवेंट्स का असर। 1860s में जब अमेरिका में सिविल वॉर चल रही थी तो भारत से कॉटन की डिमांड आसमान छूने लगी। वेस्टर्न इंडिया के मर्चेंट प्रिंसेस ने इस वक्त काफी वेल्थ बनाई और लिटरली यही वो पैसा था जिसने देश के पहले बड़े इंडस्ट्रियल वेंचर्स और इनफॉर्मल ट्रेडिंग नेटवर्क्स को फंड किया। दूसरा भाग, रेगुलेशन एंड अर्ली स्टैग्नेशन। अब आज़ादी के बाद का दौर बिल्कुल अलग था। 1969 में मेजर बैंक्स का नेशनलाइजेशन जरूर हुआ, जिसने रूरल एरियाज में क्रेडिट बढ़ाया, लेकिन ओवरऑल एक प्रोटेक्शनिस्ट मॉडल चल रहा था। सरकार के टाइट कंट्रोल ने प्राइवेट कंपटीशन को लगभग दबा सा दिया। BSE में तब भी वो मैनुअल ओपन आउटक्राई सिस्टम चल रहा था, मतलब लिटरली चिल्ला कर ट्रेडिंग होती थी। नतीजा ये हुआ कि 1985 तक आते आते सिर्फ करीब 2,500 कंपनीज ही लिस्ट हो पाईं। ग्रोथ काफी स्लो हो गई थी। तीसरा भाग, स्कैम्स, सेबी एंड डिजिटल टेक। 43%! ये कोई छोटा नंबर नहीं है। 1992 के हर्षद मेहता स्कैम के बाद सेंसेक्स में सीधे 43% की भारी गिरावट आई थी। इस घोटाले ने आम इन्वेस्टर्स का भरोसा पूरी तरह से तोड़ दिया था। लेकिन सच कहूं तो यही वो एग्जैक्ट टर्निंग पॉइंट भी था जिसने आखिरकार पूरे सिस्टम को आधुनिक बनने पर मजबूर कर दिया। इस बड़े संकट के तुरंत बाद एंट्री होती है मार्केट के वॉचडॉग की। 1992 में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी को स्टैट्यूटरी पावर्स दे दी गई। उनका मकसद बिल्कुल क्लियर था, मार्केट प्रैक्टिसेस पर कड़ी नजर रखना और आम लोगों का खोया हुआ विश्वास वापस जीतना। सेबी ने आते ही पूरा गेम बदल दिया। उन्होंने सीधा पेपरलेस डीमटेरियलाइजेशन पर फोकस किया, NSDL और CDSL के जरिए। फिर हम फास्ट T+2 सेटलमेंट साइकिल की तरफ बढ़े, स्ट्रिक्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स लागू हुए और पूरा मार्केट तेजी से एक हाईली एफिशिएंट इलेक्ट्रॉनिक इकोसिस्टम में बदल गया। और इस मॉडर्नाइजेशन और 1991 की इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का असर आप खुद देख सकते हैं। BSE सेंसेक्स और निफ्टी 50 दोनों इंडिसेस में आने वाले दशकों में एक ऐसी हॉकी स्टिक ग्रोथ दिखी जो सच में अनबिलीवेबल थी। ये दिखाता है कि जब सिस्टम क्लीन और एफिशिएंट हुआ तो मार्केट ने रॉकेट की तरह उड़ान भरी। चौथा भाग, अ टेल ऑफ टू एक्सचेंजेस। इस जबरदस्त ग्रोथ के बीच भारत के 2 बड़े फाइनेंशियल जायंट्स की आपस में तुलना करना बहुत दिलचस्प है। एक तरफ है BSE जो 1875 से हमारी हेरिटेज का हिस्सा है, जिसने मैनुअल से लेकर डिजिटल तक का लंबा सफर तय किया है। और दूसरी तरफ है NSE, 1992 में शुरू हुआ, शुरू से ही टेक्नोलॉजी ड्रिवन, फुली इलेक्ट्रॉनिक पायोनियर और मैसिव वॉल्यूम लीडर। ये दोनों बेसिकली एक दूसरे को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करते हैं। हालांकि NSE आज डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग वॉल्यूम का अनडिस्प्यूटेड लीडर है, फिर भी ध्यान देने वाली बात यह है कि BSE में लिस्टेड कंपनीज की संख्या आज भी लगभग दोगुनी है। ये इफेक्टिवली दिखाता है कि BSE छोटी और उभरती हुई नई कंपनीज को आज भी कितना बड़ा और इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म दे रहा है। पांचवा भाग, सर्वाइविंग ग्लोबल मार्केट क्राइसिस। अब इस मॉडर्नाइज हुए नए मार्केट को जल्द ही ग्लोबल लेवल पर अपनी रेजिलियंस प्रूव करनी थी।
जब 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो सेंसेक्स लगभग 57% गिरा और रिकवरी में 2 साल लगे। लेकिन 2020 के कोविड क्रैश पर गौर कीजिए, गिरावट आई करीब 34% की, लेकिन लेट 2021 तक मार्केट ने एक परफेक्ट वी शेप्ड रिकवरी ले ली। हमारा मार्केट अब इन भारी झटकों को बहुत तेजी से एब्जॉर्ब करना सीख गया है। छठा और आखिरी भाग, द मॉडर्न रिटेल बूम। आज की दौर में मार्केट अब सिर्फ इंस्टीट्यूशनल जायंट्स या बड़े शहरों के लोगों का खेल नहीं रहा। टेक्नोलॉजी ने इन्वेस्टिंग को कंप्लीटली डेमोक्रेटाइज कर दिया है। ज़ीरोधा और ग्रो जैसे डिस्काउंट ब्रोकर्स, सस्ता डेटा और आधार ई-केवाईसी, इन सब के चलते 2024 तक 15 करोड़ से ज्यादा डीमैट अकाउंट्स खुल गए। और इसका सबसे बेहतरीन हिस्सा, 60% से ज्यादा नए अकाउंट्स टियर 2 और टियर 3 शहरों से आ रहे हैं। ये एक रियल गेम चेंजर है। और इस रिटेल बूम के पीछे सबसे बड़ा सहारा बनकर उभरे हैं म्यूचुअल फंड्स। इसका स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म बहुत सिंपल है। 1. इन्वेस्टर्स एक कॉमन पूल में अपना पैसा डालते हैं। 2. एक ट्रस्ट उस पैसे को सिक्योरली होल्ड करती है। 3. और फिर एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी AMC उस पैसे को पूरी एक्सपर्टीज के साथ मार्केट में इन्वेस्ट करती है। म्यूचुअल फंड बूम का स्केल सच में हैरान करने वाला है। जरा सोचकर देखिए, 2017 और 2019 के बीच ही SIPs डबल हो गईं और 2024 आते आते हर महीने 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मार्केट में जमा हो रहे हैं। ये एक एब्सोल्यूट मॉन्यूमेंटल शिफ्ट है। आम परिवारों का पैसा अब डायरेक्ट हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को फ्यूल कर रहा है। तो आखिर में अपने आप से एक सवाल जरूर पूछिए, ब्लॉकचेन और ESG इंटीग्रेशन जैसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज अभी सदियों पुरानी फाइनेंशियल स्टोरी का अगला चैप्टर कैसे लिखेंगी? जो कहानी एक पेड़ के नीचे शुरू हुई थी, उसका आने वाला भविष्य क्या होने वाला है? इस बारे में जरूर सोचिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर से हमें कुछ नए और बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव्स मिले होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अलविदा।